आ जाए क्वेश्चन, चाहे प्री बोर्ड में आ जाए चाहे एग्जाम में आ जाए, ऐसा का ऐसा लिख देना। कोई टीचर आपके आंख काटे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं बात करूंगा। और उसके बाद में ये एकदम सही ढंग से आप कर देना। जरूरी नहीं है कि आप दूरी है वो आर ही लो, आप एल लेके करके देखना। जब सिंबल चेंज करोगे तब आपकी ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया हमारा अक्षीय स्थिति में। आप हमारी क्लास के प्रिय विद्यार्थी हो तो इसलिए वीडियो लंबा है तो भी पूरा देखोगे। उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न करना। जैसी क्लास के अंदर हेडिंग लिखाते हैं गुरुजी, वैसे ही कॉपी के अंदर हेडिंग लिख लो, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कराना। तो उसके बाद में देखो डायग्राम को बहुत ही ध्यान से समझना। डायग्राम में क्या है मेन बातें, एक माइनस क्यू आवेश है। अभी ये जो नीचे लिखोगे ना वो क्या क्या लिखोगे, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू और प्लस क्यू है, ठीक है। उसके बाद में इनके मध्य की दूरी 2a है, इसको a और a में ब्रेक कर देना। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर यानी लंबवत रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न करना है। फिर आप ये कह देना कि Q के कारण दूर की ओर डायरेक्शन होगी क्या, E1 है। माइनस क्यू के कारण इधर की डायरेक्शन होगी E2। उसके बाद में करना घटक है। घटक आपको पता है कैसे किए जाते हैं, ये लाइन है, ये आपका एक्स एक्स, ये आपका ऐसे आएगा E1 है, ये आएगा E2। मैंने शुरू में समझा दिया था, ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा, एक क्षैतिज घटक E1 ये हो जाएगा आपका थीटा, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, आपको थीटा लेना है। ये कोई कह दे गुरुजी ये थीटा कैसे आया, ये भी समझाता हूँ। ये देखो समांतर, ये समांतर है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो 8वीं क्लास की बात भूल गए क्या, संगत कोण बराबर होते हैं। ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। उसके बाद में घटक करना सीख गए तो आपका पहले ध्यान यहाँ दो, ये E1 ऐसे, ये E2 ऐसे, इसका क्षैतिज घटक इस पर पटक दो E1 cos थीटा, इसका पटक दो इस पर E2 cos थीटा, थीटा की ओर जाओ। अब लंबवत E2 sin थीटा की डायरेक्शन ये E1 sin थीटा की डायरेक्शन ये। यदि E बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होती है, KQ बटा आर स्क्वायर होती है। KQ बटा आर स्क्वायर होती है ना, तो ये Q है और P तक जाओगे दूरी L आवेश Q, इससे दूरी माइनस क्यू से दूरी L आवेश Q। तो इन दोनों के कारण यदि हम दिशा को छोड़ के केवल रिजल्ट की बात करें तो जितना आपका क्या है E1 है उतना ही आपका क्या है E2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपका E1 जोर लगा रहा है E1 साइन थीटा ऊपर की ओर, उतना ही E2 साइन थीटा नीचे की ओर जोर लगा रहा है, दोनों कैंसिल हो गए। तो समान बल विपरीत दिशा में हो तो उसका रिजल्ट 0 होता है। तो अब यदि हम बात करें इसकी तो क्षैतिज घटक की, क्षैतिज दोनों समान दिशा में तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये दोनों जुड़कर रिजल्ट को बताएंगे। E1 और E2 बराबर है तो हम E2 की जगह E1 भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा रिजल्ट आएगा आपका। यदि आपने इतना कर लिया, अभी हम लैंग्वेज में बताएंगे, इतना आपने कर लिया ना रिजल्ट 2E1 cos थीटा, तो अब आप कर सकते हो 2 का 2। E1 क्या है, E1 है आपका प्लस Q से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K गुणा Q गुणा बीच की दूरी L स्क्वायर। अब cos थीटा, cos थीटा कैसे निकालोगे, इसी त्रिभुज से cos थीटा निकालो। cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटा आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण तो यह हो जाएगा, आधार क्या हो गया आपका A और L, तो यह आ जाएगा A बटा L, A बटा L। L की वैल्यू भी यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से थोड़ी सी आपको आगे निकालनी पड़ेगी। यहाँ से देखो, एक तो इस त्रिभुज से आपको cos थीटा निकाल देना, कोई से निकाल देना, एक तो A बटा L अभी याद करो। उसके बाद में आपको एक पाइथागोरस प्रमेय से लास्ट में L बराबर क्या हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास में P बराबर हम 2AQ लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 बना देंगे। एक परिणामी जो E होगा वो 2E1 cos थीटा से हम चलेंगे, 2E1 cos थीटा से चलेंगे। तो ये आपको
उसके बाद में ए cos थीटा बराबर ए बटा एल और एल बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको हम लेंगे। उसके बाद में यदि हम अब रिजल्ट की बात करें, ये देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू की दिशा में क्या होगा, पी होगा, पी की डायरेक्शन ये है और रिजल्टेंट इसका आ रहा है विपरीत, यानी पी और निरीक्षक पर जो रिजल्टेंट ई आता है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो चलो इस चित्र को आपने समझ लिया और पहले भी मैंने समझाया कलरफुल डायग्राम से। अब इसके बारे में आपको वो लिखना है, विवरण क्या लिखना है, व्याख्या क्या कि माना विद्युत द्विध्रुव ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है, तथा आवेशों के मध्य की दूरी 2a है, इसलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, 2a चित्र बना लिया। और उसके बाद में ये बात लिख दो, समीकरण नंबर 1 हो गई। उसके बाद में अभी चित्र के बारे में लिखते ही जाओ, रुको मत। मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर निरीक्षक स्थिति में बिंदु पी स्थित है, जहां पर परिणामी तीव्रता ई का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। बस जो काम करना है उसके बारे में लिख दो कि हमें करना क्या है, हमें हमारा जो उद्देश्य क्या है, हमारा टारगेट ये है कि इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर हमें रिजल्टेंट E का व्यंजक व्युत्पन्न करना है, ये हमारा क्या है, टारगेट है। उसके बाद में थोड़ा लिख दो कि ये E1 और E2 बराबर क्यों है, क्योंकि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस आवेश के कारण तीव्रता बिंदु P पर E2 L बराबर और Q भी बराबर होने में क्या हो जाएगी, बराबर। तो E1 और E2 ये समीकरण नंबर हमारी क्या हो गई, 2। अब जो आपने घटक किए उसके बारे में थोड़ा लिखो। ए बी के समांतर बिंदु P से ए बी के समांतर खींचनी है, ये जो आपका ए बी है ना, उसके समांतर एक लाइन खींच दो। उसके बाद में घटक करो, E1 और E2 के घटक करो। तो घटक करने से क्या हुआ, घटक करने से लंबवत घटक तो कैंसिल हो गए, क्षैतिज घटक के जुड़ के क्या दे दिया इन्होंने, परिणामी जो मान है वो दे दिया। तो उसके बाद में यदि हम बात करें तो ए बी के समांतर है, जो ए बी था माइनस क्यू वाला प्लस क्यू, उसके समांतर ऊपर की ओर बिंदु P से गुजरती हुई, यानी P पर हमें ज्ञात करना है, P से गुजरती हुई रेखा खींचकर E1 और E2 के घटक करने पर इनके लंबवत घटक E1 sin थीटा E2 sin थीटा परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद में उनका काम आपने कंप्लीट कर दिया। अब आ जाओ क्षैतिज घटक पर। अतः बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता E क्षैतिज घटक एक तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योग के बराबर होगी। तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा कर दो। और समीकरण 2 से E1 और E2 बराबर है, तो E2 की जगह E1 लिख दो। तो E बराबर क्या आएगा, 2E1 है cos थीटा। यहाँ तक काम हो गया ना। उसके बाद में आप E1 की डायरेक्शन क्या E1 की वैल्यू लिख दो। अब E1 की वैल्यू कैसे कि E1 क्या है, प्लस Q के कारण, Q से ये बिंदु P है, तो ये बिंदु B था, ये P था, तो बीच की दूरी BP स्क्वायर, और उसके बाद में cos थीटा तो है ही 2E1 cos थीटा, तो cos थीटा हो गया। उसके बाद में हमारा क्या था, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा था, ये क्या था R और ये क्या था L, ये कोण थीटा था। तो यहाँ cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण से A बटा L कर दिया हमने, 2KQ बटा L स्क्वायर, तो यहाँ हो गया A बटा L, और ऊपर आ गया 2K बाहर ले लो, 2 गुणा A गुणा KQ ऊपर वाला बटा में A बटा L से, एक तो L स्क्वायर पहले से था BP वाला L, और एक A बटा L cos थीटा से L आ गया, तो बटा में क्या हो गया L क्यूब हो गया। ये आप समीकरण नंबर क्या दे दो, 3 दे दो। अब थोड़ा सा L बराबर ये कैसा आया, ये साइड में लिख दो। त्रिभुज जो हमारा इस प्रकार से, जैसे ये बिंदु B था माइनस वाला, ये P था और ये बिंदु O था, तो ये जो त्रिभुज बन रहा था, त्रिभुज कौन सा, BOP में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो यहाँ से ये L था, तो ये A था, ये R था, L बराबर क्या हो जाएगा, रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। थोड़ा यहीं क्यूब कर दो, क्योंकि इस क्यूब की वैल्यू हमें यहाँ रखनी है। तो यहाँ घन कर दिया हमने A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के, यहाँ घात आधी है और घात आधी है, और उस पर घात कितनी हो, यानी यहाँ 1/2 घात ऑलरेडी है, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर घात 1/2, फिर घात 3 लगाएंगे 3/2, और L क्यूब का मान है वो सीधा सीधा उठा के समीकरण नंबर 3 में यहाँ पर रख दो। समीकरण नंबर 3 में यहाँ पर L क्यूब की वैल्यू रख दी। L क्यूब की वैल्यू जैसे ही आप रखोगे तो यह आपके पास में आएगा 2 ऊपर वाला K गुणा Q गुणा A है, यहाँ पर A है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी इसी को, यह जो व्यंजक है 2 गुणा A, ऊपर 2KP बना लो चाहे आपका एक, उसके बाद में L क्यूब 2AQ, ये जो है कॉपी में आप व्यंजक लिखते चलो, E बराबर यह हो जाएगा
बटा में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको सही अरेंज कर लिया 2AQ के रूप में। 2AQ हमारा क्या है, P बराबर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से KP हो जाएगा। वही बात ए को बहुत छोटा छोटा मानते हैं, यानी कैसे कि ये जो दूरी है -Q और ये +Q, ये बीच की दूरी ए है वो बहुत ज़्यादा है और आर बहुत ज़्यादा है, ए बहुत कम है, सॉरी ए बहुत कम है और आर का मान बहुत ज़्यादा है, यानी बिंदु बहुत ज़्यादा दूर है। ए स्क्वायर और ज़्यादा कम हो जाता है आर स्क्वायर से, तो बटा में जो ए स्क्वायर है उसको 0 कर दो, उसको नगण्य मान लिया, तो ए स्क्वायर को आपने क्या कर दिया, ए स्क्वायर को आपने 0 कर दिया। तो यहाँ घात पर घात हो तो घाते गुणा होकर 2 से 2 कैंसिल, r³ आ जाएगा। तो यह आ गया E बराबर KP बटा r³। अब K को कांस्टेंट मान, मतलब 1/4πε0, E बराबर 1 ये आ गया आपका सही व्यंजक। अब यदि वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में आपको क्या लगाना है, ये माइनस का चिन्ह लगाना है, माइनस का -1/4πε P बटा r³ लिखना है। तो P बटा r³ आपने लिख दिया। अब माइनस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि -Q हमने इधर लिया, +Q हमने इधर लिया, इस डायरेक्शन में हमने P की डायरेक्शन, अब ऊपर देखते हैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस दिशा में है, विपरीत दिशा में, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया वेक्टर फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण यहाँ 4 है, 4 समीकरण में स्पष्ट है कि ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा के क्या है, विपरीत है। अब अक्षीय और निरक्षीय में क्या क्या अंतर होता है वो हम यहाँ लिख के देखते हैं। वहाँ क्या आया था, E बराबर 2KP बटा r³ आया था, 2KP बटा r³ आया था, और यहाँ आया क्या, KP बटा r³। एक तो क्या हुआ, जो अक्षीय E अक्षीय बराबर होता है, E अक्षीय की बात करें तो 2 गुणा E निरक्षीय होता है, 2 गुणा अक्षीय और निरक्षीय के अनुपात की बात करें तो 2:1 होगा। दूसरी बात, जो अक्षीय की डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, जिधर P डायरेक्शन होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती है, उधर ही परिणामी E होता है। निरक्षीय में क्या होता है, P की डायरेक्शन जिधर होती है उसकी विपरीत दिशा में क्या होती है, E की डायरेक्शन होती है। ये अंतर ध्यान में रखना। तो उसमें तो 2KP बटा r³, इसमें KP बटा r³, उसमें P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन सेम, और इन दोनों में P और E की डायरेक्शन क्या है, विपरीत दिशा में। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निरक्षीय स्थिति में कैसे करोगे, हेडिंग डालना, हेडिंग डालने के बाद में ये चित्र बनाना, चित्र के बाद P बराबर 2AQ की समीकरण नंबर क्या बना लेना, समीकरण नंबर 1 बना लेना। उसके बाद में आप इसके बारे में लैंग्वेज लिख देना, E1 और E2 बराबर क्यों आया ये लिख देना, समीकरण नंबर 2। और उसके बाद में घटकों वाली जब बात लिखते हो तो 2E1 cos थीटा कर देना, 2E1 cos थीटा करके उसके बाद में समीकरण 2 से ये 2E1 cos थीटा आ जाएगा। तो फिर E1 की वैल्यू तो आप KP बटा L स्क्वायर कर देना, cos थीटा A बटा L कर देना, फिर L³ आएगा, L³ की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के रख देना। तो आपके पास में समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी, यहाँ 3 बना के फिर साइड में L³ की वैल्यू निकाल के रख देना, फिर इसको हल कर देना, कंडीशन लगा देना कि A का मान है वो बहुत ज़्यादा कम है बिंदु P की दूरी से, तो ये KP बटा r³ आ जाएगा। फिर समीकरण नंबर 4 बनेगी और उसे लिख देना, और बटा में r³ आ रहा है तो यहाँ ये भी लिख सकते हो। इससे ये भी स्पष्ट है कि निरक्षीय स्थिति में यदि आप ऊपर की ओर जाते जाओगे तो जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा E का मान तेजी के साथ घटता भी जाएगा। तो 50 मिनट के अंदर हमने 2 डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से, एक तो हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जान लिया, E अक्षीय के बारे में चर्चा कर ली, E निरक्षीय के बारे में चर्चा कर ली। इतना टाइम आपका क्लास में भी इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा कक्षा के अंदर भी, और वीडियो के माध्यम से आपने 50 मिनट के अंदर इतना समझ लिया। और इसका फायदा ये है कि वीडियो की यदि आप स्पीड डबल कर लो, मेरी स्पीड तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगी, लेकिन आप समझने के लिए इसको 25 मिनट के अंदर भी समझ सकते हो। उसके बाद में शुरू में थोड़ा वीडियो देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो 10 या 15 मिनट और वीडियो को हम चला के इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर देते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। यदि आप यहाँ तक लगातार पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब तो ये गारंटी है कि आप वाकई में बहुत अच्छे परसेंटेज बनाओगे, आप वाकई में पढ़ना चाहते हो, आपके अंदर पढ़ने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है। ये बात तो कन्फर्म हो गई 100%, और आप जीवन में बहुत ज़्यादा आगे प्रगति करोगे। ये मेरे से आज लिखवा के ले लो चाहे आप, क्योंकि फिजिक्स का वीडियो इतने टाइम तक लगातार देखना, यही बात प्रूफ हो जाती है कि ये विद्यार्थी बहुत आगे जाने वाला है। तो अब हम एक समान विद्युत क्षेत्र और समरूप विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के बाद, नाम से स्पष्ट है ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा समान हो तो समरूप क्षेत्र कहलाता है। और या ऐसे कह दो,
वह विद्युत क्षेत्र जिसकी बल रेखाएं समांतर हो एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र को चित्र के माध्यम से दर्शाई तो समांतर बल रेखाएं दिखा के ई दिखा देना। और उसके बाद में इस चैप्टर नंबर 1 जो आरबीएससी की 12th क्लास की फिजिक्स है उसका लास्ट टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न करना। मैं आपको 2 मिनट में है ना बल आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न करना सिखा देता हूं। क्या करना है आपको, ये आपका बल लगेगा माइनस पर क्यू गुणा ई विपरीत दिशा में, ऐसे समझ लीजिए ये ई की डायरेक्शन है, ठीक है, ये ई की डायरेक्शन है, ठीक है। मैं तो बुर्स से लिखता हूं तो ये थोड़ा सा राइटिंग ऐसे ही है तो समझ लेना, ये क्यू ई की डायरेक्शन है। 2 बल लग रहे हैं विद्यार्थियों, 2 बल लग रहे हैं, इन बलों के लंबवत दूरी निकालनी है। ये दूरी 2a है, कौन सी, ये मान लो a बिंदु है, ये बिंदु b है, ये 2a है, ये जो दूरी है कलर चेंज कर देता हूं, ये जब दूरी 2a है ये कोण थीटा है, ये कोण क्या है, थीटा है। और यहां पर हम मान लो n ले लेते हैं। बल आघूर्ण निकालने से पहले तो इन दोनों बलों के मध्य की दूरी, ये जो बी सी ले लो या बी एन ले लो, शायद नोट्स में सी ले रखा है, मैं यहाँ बी एन से समझा देता हूँ। बी एन कैसे निकालो, इस त्रिभुज पर पूरा ध्यान दो, इसमें आप साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण एल बटा के, लाल बटा कका से सूत्र तो याद रखते हो ना आप। तो यहाँ से थीटा के सामने की भुजा लंब, तो यह आ गई बी एन, बी एन आ गया ना बट्टा में, ये क्या है 2a। बस इतना आपने समझ लिया ना, ये जो बी एन है वो कितनी है 2a साइन थीटा है। बी एन क्या है 2a साइन थीटा है। जब बी ए 2a साइन थीटा है ना, बल आघूर्ण 2 बलों को, वो तो लैंग्वेज में मैंने समझा दिया कि भाई टोटल बल तो 0 हो जाएगा, और लेकिन दिशा समान नहीं, एक ही रेखा में नहीं है तो ये घूमेगा, तो घुमाने वाला जो बल आघूर्ण है टो आपको निकालना है। टो बराबर आपने 11th क्लास में सूत्र क्या पढ़ा है, टो बराबर आपने पढ़ा है, टो बराबर आर क्रॉस एफ, टो बराबर क्या पढ़ा है, बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी। बस बल गुणा, तो बल क्या है, एक बल ले लो क्यू ई, गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी, वो क्या है 2a साइन थीटा है, 2a साइन थीटा है। बस इतना आपने समझ लिया ना, आपका काम हो गया। करना क्या है, ये त्रिभुज है, एक बल एस है क्यू ई, एक बल आपका इस प्रकार से है, और ये जो है 2a साइन थीटा है, ये जो लंबवत दूरी है वो कितनी है 2a साइन थीटा है। बल गुणा, बल क्या है, बल है आपका q गुणा ई, बल क्या है, बल है q गुणा ई। बस इसको एडजस्ट कर लो, बल आघूर्ण टो निकल के आ जाएगा। ये देखो 2a और q, बताओ किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये p को रिप्रेजेंट करेगा, p गुणा उसके बाद में e साइन थीटा, यानी पी ई साइन थीटा आएगा। टो बराबर पी ई साइन थीटा, बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, तो बल गुणा बल क्या है q गुणा ई, लंबवत दूरी क्या आई 2a साइन थीटा, बस ये हो गया p और e साइन थीटा। और इसको आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, p क्रॉस है e। जंग आपने जीत ली। अब थोड़ी राम कहानी देख लो, आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, यदि हम बात करें, आप हेडिंग डाल लेना, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न करना। तो पहले आप चित्र बना लेना, और चित्र के बारे में क्या क्या लिखेंगे ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी यानी -q + q ए बी है, और ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, एक समान में ध्यान रखना, एक समान प्लस के आवेश पर क्यू ई विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, माइनस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। परिणामी टोटल 0 होने, स्थानांतरीय गति ये करेगा नहीं, आगे तो ये भागेगा नहीं लेकिन घूमेगा जरूर। ई से ये थीटा कोण पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है ना पी, उस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ जो माइनस से प्लस की ओर होगी, उसकी दिशा क्या है थीटा है। तो उसके बाद में बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी ये लिखेंगे। तो देखो क्या क्या लिखना है आपको, लिखना है माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में ये थीटा कोण पर है विद्युत द्विध्रुव है।
ए बी रखा हुआ है चित्र के अनुसार, प्लस क्यू आवेश पर बल एफ क्यू ई विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू आवेश पर बल एफ माइनस क्यू ई, क्योंकि माइनस वाला विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दौड़ता है हमेशा, तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, अतः विद्युत द्विध्रुव का जो परिणामी बल शून्य होगा। फलस्वरूप विद्युत द्विध्रुव स्थानांतरीय यानी रेखीय गति नहीं करेगा, आगे नहीं दौड़ेगा। लेकिन अब आगे देखो, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग, क्रिया रेखा का मतलब क्या है, ये बल कैसे है, इस डायरेक्शन में है, इस बल को ऐसे बढ़ाए तो ऐसे है, यदि ये एक में ही होते, एक ऐसे हो जाता, एक ऐसे हो जाता, एक ही लाइन में 180 बनाते, तो फिर तो कोई बल आघूर्ण भी नहीं लगता। लेकिन क्रिया रेखाएं क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो बल आघूर्ण, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने से विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करता है, ये इधर घूमने का प्रयास करेगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करेगा। तो ये आपने यहाँ तक क्या किया, चित्र के बारे में विवरण लिखा। अब एक आप 11th क्लास का सूत्र लिखो, 11th क्लास की रिवीजन की सीरीज भी चल रही है, यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो वो सीरीज भी चलती रहेगी। बल आघूर्ण टो बराबर बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो बल क्या लग रहा है, बल है एफ विद्युत बल। कल हमने परिभाषा शुरू में ई बराबर क्या होता है, क्यू गुणा ई, ई बराबर ये हो जाएगा आपका ई बराबर एफ बटा क्यू से, ई बराबर इकाई आवेश पर लगने वाला बल, तो एफ बराबर क्यू गुणा ई। तो बल आवेश पर क्या लग रहा है, बल, और बलों के मध्य लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी इस डायग्राम से निकलेगी, ये ध्यान में रखो। ये तो ऐसे ही बना दिया। अब लंबवत दूरी निकालने के लिए इस लाइन को आगे बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ, यहाँ से एक लंब डाल दो, ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा, ये थीटा बनेगा, तो ये आ जाएगा 2a साइन थीटा ये दूरी, और ये 2a हमने सुविधा के लिए लिया है, p बराबर d भी ले सकते हो। जब d साइन थीटा आता तो p गुणा जो q गुणा d आता उसी को हम p वेक्टर बोल देते हैं। तो q गुणा bc, अब bc निकालना पड़ेगा, ये त्रिभुज है bc आपको निकालना पड़ेगा। bc कैसे निकालेगा, साइन थीटा बराबर क्या निकलेगा, ये आ जाएगा लंब bc बटा आधार कौन सा ab, तो ये आपका 2a लंबाई का आपने लिया है, तो 2a साइन थीटा bc बराबर, तो बल गुणा उसके बाद में त्रिभुज acb, ये त्रिभुज आपका acb है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो bc 2a साइन थीटा मैंने शुरू में निकाल दिया, बस इतना सा है। यदि आपने चित्र समझ लिया, चित्र समझने q गुणा 2a, अब 2a क्यू मैंने साइड में लिख दिया, e साइन थीटा, p साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, टो बराबर p से e। तो अब आपको करना क्या है, इसकी टो की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, सपोज करो p की डायरेक्शन ये है, ये p की डायरेक्शन है, ये e की डायरेक्शन है। अब आप एक यहाँ पर एक पेचकस रख दो, पेचकस रख के आपको P से E की ओर पेचकस को घुमाना है। किधर घुमाना है, ऐसे घुमाना है P से E की ओर। अब पेचकस की जो नोक है वो आपके ओर आ रही है, तो इसके लंबवत आपकी ओर हो जाएगा, इनके लंबवत, और यदि ये नीचे की ओर जा रही है तो इनके लंबवत नीचे की, वो आपके टो की डायरेक्शन हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो वैसे आपने पेच नियम पढ़ा है सदिशों का, यदि P से E की ओर घुमाए तो जो पेच के आगे बढ़ने की दिशा होती है वही क्या होती है, जो परिणामी सदिश होती है उसकी दिशा होती है। कुछ कंडीशन की बात कर लेते हैं हम, कब कब बल लगेगा, तो टो थीटा बराबर 0 हो, यानी ये E की डायरेक्शन हो और द्विध्रुव ऐसे रखा हो माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो PE, तो कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, यानी टो आपका क्या हो जाएगा 0, टो सबसे कम हो जाएगा, कितना, टो मिनिमम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव स्थायी साम्य अवस्था में होगा। स्थायी साम्य अवस्था में कब होता है, जब E की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन एकदम सेम है, यानी E और P के बीच में जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री है। यानी इसको मैं घुमा के, ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है ना, इसको घुमा के इस E की डायरेक्शन में ही ले आऊं, तो फिर तो माइनस क्यू प्लस क्यू E कैंसिल ही हो जाएंगे, घूमेगा भी नहीं, क्रिया रेखा भी सेम, तो टो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एक कंडीशन। तो कब द्विध्रुव बल आघूर्ण 0 होता है, तो बल आघूर्ण जब थीटा बराबर 0 होता है। और उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव स्थायी साम्य अवस्था में कब होता है, जब P और E की डायरेक्शन सेम होती है। उसके बाद में हम यदि बात करें 180 डिग्री की, तो थीटा बराबर 180, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र E एक दूसरे के विपरीत है, तो भी टो 0 होगा। लेकिन विद्युत द्विध्रुव अस्थायी साम्य अवस्था में होगा, यानी अस्थायी साम्य अवस्था में कब होता है, जब आपका
पी और ई की डायरेक्शन, जैसे सपोज करो ई की डायरेक्शन मैंने ये ले ली, विद्युत द्विध्रुव को मैंने कैसे रख दिया माइनस क्यू और प्लस क्यू ऐसे रख दिया। अब पी की डायरेक्शन ये हो गई। अब इनके बीच में यदि 180 डिग्री का अस्थायी साम्य अवस्था बोलेंगे, तो भी मिनिमम होगा, कितना होगा 0 होगा। लेकिन स्थायी साम्य अवस्था में रखना है, स्थायी साम्य अवस्था में रखना है तो माइनस क्यू प्लस क्यू ई की डायरेक्शन ऐसे करनी पड़ेगी। और अस्थायी साम्य अवस्था में रखना है तो साम्य अवस्था तो होगी, लेकिन पी की डायरेक्शन प्लस क्यू ऐसे हो गया, माइनस क्यू ऐसे हो गया, तो पी की डायरेक्शन ये है और ई की डायरेक्शन ये कर दोगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पी और ई में 180 डिग्री का कोण है तो वो कैसी होगी, अस्थायी साम्य अवस्था होती है। फिर यदि हम बात करें थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 की बात करते हैं तो साइन 90 का मान सबसे ज्यादा होता है। सबसे बल आघूर्ण ज्यादा कब लगता है, जब थीटा का मान इस प्रकार से माइनस क्यू और प्लस क्यू एकदम ई की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, तो सबसे ज्यादा क्या लगता है, आपका बल आघूर्ण लगता है। तो इस स्थिति में द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण है वो सबसे ज्यादा लगता है। बल आघूर्ण टो की दिशा पी और ई की दोनों से बने तल के लंबवत दक्षिणावर्त पेच नियम से ज्ञात की जाती है। जैसे मान लो पी से ई की ओर यदि हम पेच को घुमाए तो वो किस दिशा में आगे बढ़ता है, ऊपर आता है या नीचे की ओर, वो क्या हो जाएगी, टो की डायरेक्शन हो जाएगी। तो टो पर आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूं। न्यूमेरिकल क्या है कि दो आवेश ये प्लस माइनस 1000 माइक्रो कुलाम, यानी क्यू का मान 1000 माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6, तो यह हो जाएगा 10 की घात माइनस 3 का। एक तो माइनस क्यू है, एक क्या है प्लस क्यू। 2 मिलीमीटर यानी बीच की दूरी 2a, यानी आपने डेरिवेशन 2a लिखा है ना, तो बीच की दूरी आपने जो सूत्र में 2a मानी है तो 2a निकालो। 2a बराबर 2 मिलीमीटर यानी 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। तो आपको क्या दे दिया, क्यू दे दिया, आपको 2a दे दिया, और थीटा बराबर कितना 30 डिग्री पर रखा हो तो द्विध्रुव पर कार्य बल आघूर्ण निकालो। टो बराबर आप सूत्र क्या जानते हो, टो बराबर होता है पी ई साइन थीटा, टो बराबर होता है पी साइन थीटा। पी बराबर 2a से निकालो, पहले 2 गुणा निकाल दो और उसके बाद में क्यू पी की वैल्यू निकाल के उसके बाद में ई की वैल्यू रख देना। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है तो ये आ जाएगा आपका 30 गुणा 10 की घात माइनस 2, 15 गुणा न्यूटन इंटू मीटर। तो बल आघूर्ण का जो सूत्र होगा, अब देखो विद्यार्थियों, ये मैंने क्लास में पढ़ाया है। तो जब हम 11th का कोर्स पूरा करवा के बच्चों को 26 मार्च 2018 को, यानी ये मेरे दूसरा एडिशन था जो ये किताब निकली थी उसका, तो 26 मार्च 2018 को तो मैंने ये पहला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था बच्चों को। तो अब आप समझो, मैं इतने बड़े बड़ी वीडियो बना रहा हूँ और करा रहा हूँ, तो आप समझिए आप कितने लेट चल रहे हो। तो आप पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, 26 मार्च को तो पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। और अभी देखो अप्रैल हो गया, फिर अप्रैल कंप्लीट हो जाएगा, मई जून में जाते स्कूलें लगेगी। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन फ़ायदा उठाइए। तो ये न्यूमेरिकल तो आपने समझ लिया होगा। तो आपको क्यू दे रखा है, क्यू दे रखा है, तो बीच की दूरी 2a दे रखी है, देख लो एक बार दोबारा पढ़ लो, ये पॉज करके पढ़ लो। और उसके बाद में p बराबर 2a क्यू निकाल दो, टो बराबर p साइन थीटा निकाल दो, तो बस न्यूमेरिकल हो गया। और बल आघूर्ण की विमा न्यूटन इंटू मीटर होते ही है, ये आप जानते हो। अब आपको रिवीजन में क्या देता हूँ, वो रिवीजन के रूप में और कुछ कंपेरिजन के तौर पर आपको पढ़ना है। आज आप चैप्टर नंबर 8 है ना, उसमें से कंपैरिजन करोगे। ये तो थोड़ा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो। जो मेन बातें हैं, थोड़ा सा तो अलग है ये, लेकिन मेन बातें हैं उनकी आप कंपैरिजन करना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में ये कूलाम का बल है, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्य कूलाम बल का, ये आप कंपैरिजन करना, इसका आप कंपैरिजन करो। और उसके बाद में किस प्रकार से यही, एक तो यहाँ जो के कांस्टेंट आता है, जैसे के Q1 Q2 आता है यहाँ के, ये तो केवल आप वीडियो को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जो करना चाहते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन जो कंपैरिजन में समझना चाहते हैं, कई विद्यार्थियों ने मान लो पहला चैप्टर कवर कर लिया है, स्कूलों में भी करवा दिया, कई स्कूलों में तो 2-2 3-3 चैप्टर भी करवा दिए थे।
अब देखो कंपैरिजन क्या पड़ेगा, एक तो चुंबकीय बल रेखाओं का काम दे रहा हूं आपको। वह काल्पनिक बंध पर जिसके अंदर एकांक उत्तरी ध्रुव चुंबकीय बल के कारण गति करता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। हालांकि मैं उनको प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। तो ये अंतर क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक बंध वक्र के रूप में होती है। उसके बाद में ये कहाँ से होती है, एन से एस की ओर अंदर की ओर होती है, चुंबक के बाहर एन से एस की ओर, अंदर एस से एन की ओर होती है। चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मैंने ये कंपैरिजन पढ़ो आप, एक ये काटती नहीं है, इसका कंपैरिजन सेम ही रहेगा। उसके बाद में वही सघन वाला वो सेम रहेगा, जहाँ बी ज़्यादा हो जाएगा, एक ये करना है आपको। उसके बाद में एक समान बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है, उदासीन बिंदु जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो ये बातें आपको थोड़ी सी रीडिंग लगानी है, आप वीडियो को धीरे करके थोड़ा सा रीडिंग लगा लो, ताकि चुंबकीय द्विध्रुव जैसे विद्युत द्विध्रुव होता है वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में आपको कैपिटल एम होगा, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। ये मैं काम दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि पढ़ा दिया, आपको पढ़ाने में तो टाइम लगेगा। तो दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m गुणा 2l से ही निकलेगा, तो वही कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करेंगे, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। और उसके बाद में ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका 2020 में आया था कि यदि परिणामी m कैसे निकालेंगे, तो वही हमारा जो रिवीजन वाला चल रहा है ना, उसी में परिणामी ऐसे m1 स्क्वायर प्लस m2 2m1 m2 cos थीटा। फिर आपको देखो मेन काम क्या है, मेन काम है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये दंड चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न करना। इसको आप कंपैरिजन में करना, किस प्रकार से करोगे, पूरी लैंग्वेज लिखना। के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कर लेना और क्यू की जगह स्मॉल m कर लेना, और जहां m गुणा 2l आए, m गुणा 2l आए उसको कैपिटल M नाम दे देना, कैपिटल M नाम दे देना। बाकी ऐसा का ऐसा सेम टू सेम डेरिवेशन है वो आप करना, वही जैसे आपका 2kp बटा आर क्यूब आता है ना, वैसे 2km बटा आर क्यूब आपका आएगा, वही सेम ही चित्र होगा। ये निरक्षीय वाला सेम ही चित्र रहेगा, केवल बी होगा ई की जगह, और इस प्रकार से जोड़ने वो सेम ही डेरिवेशन आपको करना है। जैसे आपका क्या आता है, ये वीडियो मैंने इसीलिए बड़ा बनाया आपको समझाने के लिए कि इसका महत्व क्या है। बी बराबर के एम बटा आर क्यूब, आपका के पी बटा आर क्यूब आया है, तो ये सेम है। ये देखो कंपैरिजन बता देता हूँ, जहाँ एप्सिलॉन नोट होता है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र में म्यू नोट आएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होगा तो वो म्यू नोट अपॉन 4 पाई होगा। ये 2aq होगा तो ये 2ml होगा, ये 2kp बटा आर क्यूब होगा, ये 2km बटा आर क्यूब होगा, ये kp बटा आर क्यूब होगा, ये km बटा आर क्यूब होगा। उसके बाद में यदि हम बल आघूर्ण की बात करें तो ये P क्रॉस E होगा, ये M क्रॉस B होगा। यहाँ कार्य PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यहाँ MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बल आघूर्ण की बात करें, ये देखो बल आघूर्ण सेम टू सेम MB वाला, इधर बल लगेगा वही बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी, वही लैंग्वेज लिख के बल गुणा बलों के मध्य की दूरी लंबवत दूरी, तो टो बराबर है M क्रॉस है B, टो बराबर M क्रॉस B। तो विद्यार्थियों आज की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया। देखो पहले तो मैंने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का पूरा कॉन्सेप्ट करा दिया, ई आपका अक्षीय था उसको कंप्लीट करा दिया, ई निरक्षीय था उसको कंप्लीट करा दिया, बल आघूर्ण टो था उसको कंप्लीट करा दिया, और कुछ एक न्यूमेरिकल भी करा दिया। टो बराबर आपको काम दिया है विद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में कंपैरिजन का काम आपको आज करना है। दूसरा मैंने आपको होमवर्क क्या दिया है, होमवर्क आपको दिया है जैसे द्विध्रुव के कारण -q प्लस q होता है, वैसे ही दंड चुंबक के कारण S और N के कारण यहाँ जैसे E अक्षीय निरक्षीय निकालते हैं, आपको क्या निकालना है, B अक्षीय निकालना है और B निरक्षीय निकालना है। ये काम थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेना, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इतना काम आप जरूर करेंगे मुझे आशा है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। बोलिए सरस्वती माता की जय, बजरंगबली की जय। और
ये वीडियो आपने पूरा देखा, आप मेरे साथ जुड़े रहे, आपका प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो। जय हिंद, वंदे मातरम।